हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। और आज का हमारा टॉपिक है वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट को हम बहुत ही कम समय में समझेंगे कि वाटरशेड क्या होता है और इसका मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों होता है। उसके बाद डायरेक्टली हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं वाटरशेड क्या है। वाटरशेड एक ऐसा एरिया होता है जो कि सप्लाई करता है वाटर बाय सरफेस और सब सरफेस, ठीक है, टू अ गिवन ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम जैसे कि एक तरीके का नेटवर्क होता है, आप सब जानते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपवाह तंत्र। इस तरीके से आप देखिए, ये ऐसा नेटवर्क होता है, इसे कहते हैं हम ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह तंत्र। तो वाटरशेड क्या होगा, एक ऐसा एरिया होगा जो पानी की सप्लाई करेगा किसी सरफेस से। जैसे ये हो गया एक सरफेस, यहाँ से यहाँ पर पानी का फ्लो होना, या किसी सब सरफेस से पानी का फ्लो होकर के यहाँ पर आना, ठीक है, टू अ गिवन ड्रेनेज सिस्टम और अ बॉडी ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें साइज कोई भी फैक्टर नहीं होता है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। और वाटर शेड जो है वो वेरी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग हो सकते हैं, 1 हेक्टेयर से लेकर के मिलियंस या स्क्वायर्स ऑफ किलोमीटर्स तक, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल है गंगा रिवर बसिन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वाटरशेड क्या होगा, एक ड्रेनेज सिस्टम में किसी भी सोर्स से पानी का आना, इसे कहते हैं वाटरशेड। ओके, अब देखते हैं कि वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटरशेड का प्रबंधन क्या होता है। देखिए, वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटरशेड का प्रबंधन क्या है, तो इसमें इंटीग्रेटेड यूज़ होता है और मैनेजमेंट किया जाता है लैंड का, मतलब भूमि का, वेजिटेशन का, मतलब वनस्पति का, और पानी का या वाटर, जियोग्राफिकली डिस्क्रीट अलग अलग ड्रेनेज एरिया में, ठीक है। अलग अलग जितने भी अपवाह तंत्र है या अपवाह क्षेत्र है, वहाँ पर भूमि का, वनस्पति का और पानी का मैनेजमेंट ही या इंटीग्रेशन ही कहलाता है वाटरशेड मैनेजमेंट और वाटरशेड का प्रबंधन। और इसका दूसरा काम क्या होगा, ये बेनिफिट पहुंचाएगा कहाँ, किन लोगों को, जो वहाँ पर रह रहे हैं, जिन्हें कहते हैं रेसिडेंट। और ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो प्रोटेक्ट करेंगे और कंजर्व करेंगे हाइड्रोलॉजिकल सर्विसेज। हाइड्रो मतलब होता है वाटर और सर्विसेज मतलब सेवा, ठीक है। पानी से रिलेटेड जितनी भी सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराना वहाँ के रहने वाले लोगों को, ये वाटरशेड का मैनेजमेंट का मेन जो एम है वो होता है। और रिड्यूस करना या अवॉइड करना नेगेटिव डाउन स्ट्रीम, ठीक है, नेगेटिव डाउन स्ट्रीम ग्राउंड वाटर इम्पैक्ट के साथ में, ठीक है। नेगेटिव डाउन स्ट्रीम या ग्राउंड वाटर को बिना नुकसान पहुंचाए हमको ये काम करना होता है। अगर समरी में इसकी बताऊं तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है अल्टीमेटली क्या होता है, इज अबाउट अचीविंग वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड ऑब्जेक्टिव। मतलब जल संसाधनों से रिलेटेड जो भी आपके ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करना ही वाटरशेड मैनेजमेंट या वाटरशेड प्रबंधन का एकमात्र लक्ष्य होता है। अब देखिए, अब इसमें देखते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्लानिंग क्या होती है, ठीक है। अब किसी भी वाटरशेड में अलग अलग तरीके के इंटरेक्शन हो सकते हैं, ठीक है, वाइटल रिसोर्सेज के साथ में, अलग अलग संसाधनों के साथ में, जैसे कि वेटलैंड स्टोर का बनना या वाटर का प्योरिफिकेशन, पानी, मिट्टी और वनस्पति, ये हैबिटाट प्रोवाइड करते हैं, रहने के लिए जगह प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। नेचुरल स्ट्रीम प्रोवाइड करते हैं या मियांडर्स या फ्लड प्लेन्स रहते हैं, ठीक है, जो कि एनर्जी के एक रिसोर्सेज होते हैं। और वाटर वेलोसिटी और सॉइल एरोजन को भी ये कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो देख सकते हैं आप कैसे इस तरीके से पानी यहाँ पर फ्लो हो रहा है। जैसे ही बरसात हुई, अलग अलग छोटे छोटे जो वाटर बॉडीज़ है वो क्रिएट हो रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ की वनस्पति, जीव जंतु, साथ ही साथ जितने भी जो एरिया आपको दिख रहे हैं वहाँ पर रेन की या पानी की अवेलेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है।
और इसी तरीके से जब वेपोराइजेशन होगा वापस से जो वाटर लेवल है वो मेंटेन होगा, वापस से क्या होगा, वेपोराइज होकर के क्लाउड फॉर्मेशन के बाद वापस रेन, और इसी तरीके से होता है हमारा वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, व्हाट इज़ वाटर साइकिल। सिंपली तरीके से अगर हम वाटरशेड मैनेजमेंट को देखें तो ये किस किस चीज़ का इंटरेक्शन होगा, टूरिज़्म का। ठीक है, अबंडेंट सप्लाई का, हेल्दी पॉपुलेशन का इंटीग्रेशन ही वाटरशेड मैनेजमेंट होता है। क्योंकि जैसे जैसे आप सब जानते हैं टूरिज़्म को प्रमोट भी ये करता है कि अगर मान लीजिए अलग अलग नहरों को आप जोड़ रहे हैं तो ये भी जो जितने भी जो बिगेस्ट डेवलपमेंट देखेंगे या पॉपुलेशन देखेंगे आपको नदियों के किनारे ही मिलेगी या ऐसी जगह पे मिलेगी जहाँ पर पानी की अवेलेबिलिटी हमेशा रहे, तो वहाँ का डेवलपमेंट भी ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वहाँ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, साथ ही साथ जितने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी ऐसी जगह लगती है जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी हो। तो इस तरीके से वहाँ मैक्सिमम डेवलपमेंट एज वेल एज टूरिज़्म को भी प्रमोशन मिलता है। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी है तो सप्लाई चेन भी दुरुस्त होगी, पॉपुलेशन भी हेल्दी होगी, तो इसी तरीके से वाटरशेड मैनेजमेंट ये सब का इंटीग्रेशन है। चलिए देखते हैं अब MCQs। पहला MCQ कहता है व्हाट आर द हेल्पिंग फैक्टर्स ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड के प्रबंधन के लिए कौन कौन से फैक्टर है जो हेल्प करते हैं। पहला, टू कोप विथ कंट्रीज एनर्जी क्राइसिस, सही बात है। एप्रोप्रिएट फंड्स मस्ट बी एलोकेटेड, सही बात है, इसके लिए फंड्स की भी आवश्यकता है एलोकेट करने की। अल्टरनेटिव मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द लोकल कम्युनिटी, ये भी सही बात है कि अगर आपके पास एक संसाधन नहीं है तो दूसरे संसाधन की उपलब्धता कराई जानी चाहिए। Evolve a long watershed policy for conserving the country's watershed, सही बात है, वाटरशेड की एक नई नीति आनी चाहिए ताकि किसी भी देश के वाटरशेड को कंजर्व किया जा सके। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। The object of watershed management is an increase in agricultural production which maintains the quality of affordable food available to majority of population, सही बात है कि हमने देखा था कि जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका भी दोहन सही तरीके से करना और उसको अवेलेबल कराना। इंक्रीज करना, मेंटेन करना स्टैंडर्ड ऑफ बाइंग ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, रिड्यूस सिल्टेशन, इंक्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन है द टर्म्स एंड डेफिनेशन यूज्ड इन वाटरशेड मैनेजमेंट आर। वाटरशेड मैनेजमेंट में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि ये सारे जो टर्म्स हैं वो यूज़ होते हैं। ये जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट है एल्बेडो, एलिवेल फैंस, एलिवियम एंड एक्विक्लूड। ये सारी चीज़ें पानी से रिलेटेड है, ठीक है, और मिट्टी से रिलेटेड है। तो ये सारे टर्म्स हम वाटरशेड मैनेजमेंट में यूज़ करते हैं। तो आंसर हो गया ऑप्शन ई, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अल्बिडो का मतलब क्या होता है। अल्बिडो मतलब द रेशियो ऑफ, ठीक है, या अनुपात की हम बात करें, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन। अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन इस तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन आ रही है, ठीक है, अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन और विजिबल रेडिएशन जो कि एक सरफेस के द्वारा रिफ्लेक्ट की जाती है। तो कोई भी आप एक सरफेस ले लीजिए, ठीक है, एक सरफेस जितना भी सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर रही है उसको हम कहते हैं अल्बिडो, ठीक है। अमाउंट इंसिडेंट ऑन इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, मतलब जितने भी लाइट यहाँ पर पड़ रही है और जितनी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, दोनों को आप परसेंटेज के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन हो गया सही। तो पहले जो हमने टर्म देखा था जो वाटरशेड मैनेजमेंट में यूज होता है अल्बिडो, उसका मीनिंग हमने समझ लिया, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एलिवेल फेंस मीन्स, ठीक है, एलिवेल फेंस का मतलब क्या होता है? वेयर ए स्ट्रीम फ्लो ऑन अ लार्जर मेन वैली सडनली फ्री टू स्प्रेड आउट, स्ट्रीम स्लोज डाउन लूजेस एनर्जी। तो इसका मतलब होता है स्ट्रीम स्लो डाउन लूजेस एनर्जी। जैसे कि मान लीजिए कि ये यहाँ से ऐसे आ रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ऐसे स्प्रेड होते जाएगी और जैसे जैसे स्प्रेड होगी इसकी एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन सी, एलिवेल फैंस का मतलब होता है स्ट्रीम जो ऊपर से आ रही है, लहर जो ऊपर से आ रही है, नहर जो ऊपर से आ रही है, वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लूज़ करने लगती है और उसी को हम कहते हैं एलिवेल फैंस। और ये स्ट्रीम कहाँ से आएगी? तो जैसे ही मान लीजिए कि एक घाटी है, घाटी मतलब एक वैली है, ठीक है, ये वैली में ये जो पाली की लहर है ये आई, ठीक है, सडनली ये फ्री स्पेस में मूव करी, मूव करने के बाद में ये स्प्रेड हो गई, तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। मटेरियल डिपॉजिटेड बाय द फ्लोइंग वाटर, बहते हुए पानी के द्वारा, ये बहता हुआ पानी है मान लीजिए, तो उसके द्वारा जो भी मटेरियल डिपॉजिट किया जाता है उसको क्या बोलेंगे आप, ठीक है, तो इसको कहते हैं एलिवियम। क्या कहते हैं? एलिवियम। याद रखिएगा, एलिवियल फैंस हमने देख लिया, किसी भी घाटी में गिरना। अल्बिडो हमने देख लिया, जितना भी सोलर रेडिएशन पड़ रहा है, जितना वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कोई भी सरफेस, उसका परसेंटेज, ठीक है। और लास्ट हो गया आपका एलिवियम। तो एलिवियम क्या होता है? जो भी मटेरियल डिपॉजिट कर रहा है, बहता हुआ पानी, उसे हम कहते हैं एलिवियम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash is a formation which contains water but cannot transmit it rapidly enough to furnish a significant supply to a well or a spring। मतलब एक ऐसे तरीके का फॉर्मेशन जो पानी तो कंटेन करता है लेकिन उसको रैपिडली या जल्द से जल्द ट्रांसमिट नहीं कर सकता ताकि किसी सप्लाई चेन को मैनेज किया जा सके। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहते हैं एक्वीक्लूड, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एक्वीक्लूड। तो सारे डेफिनेशन हो गए। एलिवियम हम देख लिए, एलिवियम हमने देख लिया, जो भी मटेरियल बहता हुआ पानी आकर के डिपॉजिट करेगा। एलिवियम फैंस क्या होगा? घाटी में पानी का गिरना, फिर उसका स्लो डाउन होना। अल्बिडो क्या हो गया? सोलर रेडिएशन का वापस से रिफ्लेक्ट होना, उसको परसेंटेज में बताना। और एक्वीक्लूड क्या होगा? एक ऐसा फॉर्मेशन जिसमें पानी तो होता है लेकिन सप्लाई चेन को जल्दी से जल्दी ट्रांसमिट नहीं हो पाता, इसको कहते हैं एक्वीक्लूड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ जियोलॉजिक फॉर्मेशन विच कंटेन्स वाटर एंड ट्रांसमिट इट फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, ठीक है, इन क्वांटिटी सफिशिएंट टू परमिट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब ऐसा जोग्राफिकल फॉर्मेशन, याद रखिएगा ये दो चीज़ हैं, एक्वीफर एंड एक्वीक्लूड। एक्वीफर में आप अलाउ करते हैं कि ट्रांसमिशन हो, एक्वीक्लूड में ट्रांसमिशन नहीं होता है। बाकी ये दो तो मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो एक्वीफर ऐसी फॉर्मेशन होगी जो वाटर को कंटेन भी करेगी और ट्रांसमिट करने में भी मदद करेगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, ठीक है, ऐसी क्वांटिटी में या ऐसी मात्रा में जो कि सफिशिएंट होगी कहीं पर भी आर्थिक विकास के लिए। तो ऑप्शन क्या हुआ इसका? एक्वीफर। आई होप आपको सारे एमसीक्यूज समझ में आ रहे होंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज है, इसके साथ साथ में बहुत सारे टर्म्स भी आपको क्लियर होते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द बेसिक कंपोनेंट ऑफ वाटरशेड साइकिल आर। क्या होगा? प्रेसिपिटेशन, हमने देखा था रेनफॉल हो रही थी, तो प्रेसिपिटेशन इज द करेक्ट आंसर। कैनोपी इंटरेक्शन, कैनोपी मैंने बताया था अलग अलग पेड़ों की ऐसे क्राउन्स बनती है और उनके अलग अलग ऐसे शेड बनता है, तो उस तरीके से क्या होगा? ये कैनोपी इंटरेक्शन, ये भी करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। फिर थॉरोफॉल, किस तरीके से पानी गिर रहा है वहाँ पर, ठीक है, या पानी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है नेटवर्क में, स्टेम फ्लो, ये सारे ये ऑप्शन करेक्ट है। अब कौन से फैक्टर इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी को या एफ को इफ़ेक्ट करते हैं? ये एक टर्म है जो कि वाटरशेड मैनेजमेंट में यूज़ होता है, तो इसको आप समझिए। सॉइल की डेंसिटी, सॉलिड डेंसिटी इंक्रीज, जैसे ही सॉलिड की डेंसिटी इंक्रीज होगी
जो इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन जितना ज़्यादा होगा एफ इंक्रीज़ होगा। सॉइल फ्रॉस्ट मैंने आपको बताया था, जैसे कि पत्तियों में से बर्फ़ का जम जाना, इसको कहते हैं हम फ्रॉस्ट। ये सारे टर्म्स मैं आपको पहले के लेक्चर्स में बता चुकी हूँ जब मैं सिल्वीकल्चर पढ़ा रही थी, ठीक है, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अब इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी क्या इंक्लूड करता है, चलिए देखते हैं। डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ वाटर, मेजरमेंट इन वाटर आर्टिफिशियली अप्लाइड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, सेवरल एम्पेरिकल मेथड हैव बीन डेवलप्ड टू एस्टिमेट टोटल इनफिल्ट्रेशन कैचमेंट, मतलब इनफिल्ट्रेशन जो कैचमेंट एरिया होगा वो एस्टिमेट की तरह हम देखेंगे इनडायरेक्ट मेथड में, या बोथ ए एंड बी। इसका ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल टाइप्स ऑफ बर्निंग आर। हाइड्रोलॉजिकल टाइप्स ऑफ बर्निंग क्या होती है, तो सबसे पहला ऑप्शन है नेचुरल बर्निंग ड्यू टू लाइटनिंग, बिजली के गिरने से जो बर्निंग हो रही है वो। एक्सीडेंटली बर्निंग ड्यू टू नेग्लिजेंस, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो उसके कारण से बर्निंग होना। प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग ड्यू टू फॉरलैंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग कर रहे हैं या प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग कर रहे हैं लैंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन है ई, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल जो भी बर्निंग होती है इसमें ये सारी चीज़ें आती है। हाइड्रोलॉजिकल टाइप्स ऑफ फायर देखते हैं हम। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजिकल टाइप्स ऑफ फायर। प्रैक्टिस फॉर इंक्रीजिंग वाटर यील्ड आर, ठीक है, पानी की उपज को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या काम आप कर सकते हैं। तो पहला काम है सॉइल स्टेबलाइजेशन, ठीक है, सही बात है। मिनिमम वेजिटेशन मतलब कम से कम वनस्पतियों का रहना। फेवर शैलो रूटेड स्पीसीज, सही बात है, जिनकी ज़्यादा डीप रूटेड नहीं हो रही है तो वो पानी को होल्ड नहीं करेगी। फॉरेस्ट को अदर स्पीसीज या लैंड यूसेस में कन्वर्ट कर देना है, तो ऑल ऑफ द अबव, मतलब ऐसा वातावरण क्रिएट करना कि जहाँ पर पानी ज़्यादा रुके नहीं तो वो वाटर फ्लो को या पानी के उपज को बढ़ावा देंगे। वाटर सेविंग एफर्ट कैसे कर सकते हैं आप, अगर आपको पानी को बचाना है तो उस तरीके से कैसे कर सकते हो। वेजिटेशन, वनस्पति ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे आप, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, चेक डैम्स बनाएंगे, डाइवर्जन चैनल बनाएंगे। तो ये सारी टेक्निक आप यूज़ करके जो कॉन्सेंट्रेट वाटर सेविंग एफर्ट के ये एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉपिंग मेथड इन वाटरशेड एरिया आर। वाटरशेड एरिया की क्रॉपिंग मेथड कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है लैंड कंसिडरेशन, ठीक है। लैंड कंसिडरेशन में क्या होगा, आप भूमि को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देंगे, अलग अलग जो ओनर्स हैं उनके हिसाब से, ठीक है। सेकेंड, लैंड क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होगा, इसमें कैसे करेंगे आप, परमिबिलिटी करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, परसेंटेज ऑफ कवर को देखेंगे और टाइप ऑफ वेजिटेशन कवर या वनस्पति के किस तरीके से प्रकार से वो कवर है वो देखेंगे। तो ऑप्शन इसका है बोथ ए एंड बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टिलेज मेथड क्या होता है। टिलेज मेथड, इसमें जो फार्मर जो प्लो करेगा किस पर्पज़ से करेगा, तो प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड्स, सही बात है, फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लांट्स, तो ये सही बात है, प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड्स। वीड कंपटीशन को वीड मतलब होता है अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, अनावश्यक जो भी पौधे होते हैं उनको वीड कहते हैं। तो इनको वीड कंपटीशन को कम करना, सॉइल लेयर को रिप्लेस करना फ्रेश लेयर सॉइल से, ऑल ऑफ द अबव। तो टिलेज का मतलब होता है कि फार्मर जो है वो प्लो करेगा ग्राउंड को, ठीक है, उसके बाद वीड कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए ये किया जाता है। साथ ही साथ सॉइल कवर को फ्रेश लेस, मतलब जैसे आप जानते हैं ना खेतों में जो हल चलाते हैं उसी को ही कहते हैं प्लोइंग। तो इस तरीके से आप हल चला रहे तो क्या होगा, पुरानी सॉइल हटती जाएगी और फ्रेश लेयर ऑफ सॉइल मिलती जाएगी, और इसका ऑप्शन इसलिए हो गया ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स ऑफ एरेबल लैंड्स, ऐसे लैंड जहाँ पर जो हवा है उसकी उपलब्धता हो मिट्टी के अंदर तक, उसको कहते हैं एरेबल लैंड। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या इसमें होगा। मल्च, टिलेज, कॉन्टूर कल्टीवेशन, टाई रेंजिंग एंड सब सॉइलिंग। तो इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, ये सारे टर्म्स हैं जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो इसको आपको एज इट इज़ याद रखना होगा। तो ऑप्शन है इसका ई, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रॉपिंग सिस्टम क्या क्या होता है? तो क्रॉपिंग सिस्टम में आप क्या करते हैं? स्ट्रिप क्रॉपिंग, ये हम देख चुके हैं सिल्वीकल्चर में। ठीक है, साथ ही इंटर क्रॉपिंग, रोटेशन क्रॉपिंग, ऑल ऑफ द अबव। तो सारे ही क्रॉपिंग के, रोटेशन में क्या होगा, एक टाइम के बाद में आप क्या करेंगे, रिपीट करेंगे क्रॉप्स को। स्ट्रिप क्रॉपिंग में मतलब स्ट्रिप्स के हिसाब से इसमें क्रॉप्स लगेंगे इस तरीके से। इंटर क्रॉपिंग मतलब एक क्रॉप लगाया, उसके बाद दूसरा क्रॉप लगाया, उसके बाद तीसरा, इस तरीके से इंटर क्रॉपिंग। तो ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। यूनिट ऑफ मेजर्स आर, सबसे पहले क्यूसेक। क्यूसेक को आप किस लिए यूज़ करते हैं? फ्लो ऑफ क्यूबिक फीट पर सेकेंड। ठीक है, क्यूमेक्स, फ्लो ऑफ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एकड़ फीट, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कवर टू 1 acre टू डेप्थ ऑफ 1 feet, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। याद रखिएगा, क्यूसेक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हम ऑफन यूज़ करते हैं। ठीक है, क्यूबिक फीट पर सेकेंड। क्यूमेक्स, फ्लो ऑफ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। एकड़, वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू कवर 1 acre टू अ डेप्थ ऑफ 1 feet, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंपोनेंट ऑफ स्ट्रीम फ्लो, सोर्सेज ऑफ फ्लो टू चैनल आर। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रीम फ्लो क्या होगा, सोर्सेस ऑफ फ्लो किसी भी चैनल में क्या होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं चैनल इंटरसेप्शन और डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन ओवर स्ट्रीम रेन फ्लो इंसिडेंट, सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस फ्लो और इंटरफ्लो बेस फ्लो। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ई, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Types of stream flow are seasonal flow. It is produced in direct response to rainfall as a stream lies above the water table, और इसको कहते हैं हम influent. Intermittent flow. This flow is sustained for extended period of time during rainy or snow melt season. तो ऑप्शन है इसका बोथ ए एंड बी। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है? When discharge is plotted over time in minutes and hours, days resulting curve is known as हाइड्रोग्राफ। तो ये दोनों जो टर्म्स है इनको मिलाकर के एक डेफिनेशन बना, तो इसको अब याद रखिए। हाइड्रोग्राफ क्या है? डिस्चार्ज अगर आप प्लॉट कर रहे हैं मिनट्स और आवर्स में और डेज में, रिजल्टिंग इन कर्व, इसको कहते हैं हाइड्रोग्राफ। मतलब इट इज़ रिलेटेड टू वाटर, कि वाटर कितना डिस्चार्ज हो रहा है किसी भी समय में, टाइम इंटरवल में हम देखेंगे, वो टाइम मिनट में हो सकता है, आवर्स में हो सकता है, डेज में हो सकता है। इसी तरीके से जो कर्व आपको मिला उसको आप कहते हैं हाइड्रोग्राफ। तो ऑप्शन इसका है सी, ए, बोथ ए एंड बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजरमेंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ वाटर इज डिपिक्टेड बाय, वाटर जो डिस्चार्ज हो रहा है उसको कैसे आप डिपिक्ट करेंगे? तो Q इज इक्वल्स टू ए वी, वेयर ए क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, और V होता है वेलोसिटी। तो ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन है इसका ऑल ऑफ द अबव। सो थैंक यू गाइस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। PDF मैं अवेलेबल करा दूँगी विद इन 1 to 2 hours। कीप स्टडिंग एंड अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।